हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखो, आज मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी लेके आया हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना मतलब एनसीईआरटी पढ़ना बच्चा क्या करता है, मतलब सीधे कोई भी बुक उठा लेता है। बच्चे देखो, आप लोगों को ना सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी। एनसीईआरटी पढ़ लो तो आप स्टेट लेवल या एनी अदर एग्ज़ाम, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया और एनी अदर ऑल इंडिया के जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, वो आप क्रैक कर सकते हो। और आईएएस अगर जो आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। अपनी पेपर पढ़ने पे फिर मैं आपको आगे आगे बुक बताऊंगा कौन सी बुक मैं मतलब पूरा यूपीएससी सिलेबस लेकर भी चलूँगा, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी हर मतलब कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। बेटा अच्छी बात है, आप आर्मी की तैयारी करो, रेस करो, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स और ये जो हिस्ट्री जियोग्राफी है ना, इस पे अच्छी सी पकड़ रखो, क्योंकि जीके जीएस पोर्शन जो आपका आल मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसमें आता है। तो आपको क्या करना है, मेरा चैनल फॉलो करो, ठीक है। मैं मतलब पूरी मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं पूरी एनसीईआरटी स्टार्ट करूँगा। मैं ये तक गारंटी ले रहा हूँ, अब एक साल तो भर्ती नहीं आनी, एक साल आप मुझे चांस दो। एक साल बाद आप खुद बोलोगे सर कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होना, मतलब मैं इतना अच्छे से आपको फोकस करके पढ़ाऊँगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाए, ठीक है। तो देखो, हम क्या क्लास जो चैप्टर 1 है तो उसमें क्या है, विविधता। विविधता क्या है, मतलब आपने कभी सोचा होगा, सोचा है कि मतलब जो भारत है, हमारी कंट्री है, उसमें अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। तो अनेक प्रकार के जो लोग रहते हैं, विविधता की समझ चैप्टर 1 है, ठीक है। तो विविधता की समझ, विविधता होता क्या है, विविधता की समझ, विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। क्या अभी आपने कभी सोचा विविधता और या अनेकता हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। विविधता मतलब जो अन्य अन्य प्रकार के लोग होते हैं, या फिर अनेकता, ठीक है। जो अनेकता मतलब नेकता और अनेकता, ठीक है, एक प्रकार के लोग ना, अनेकता, ठीक है। तो भारत संविधान पर दो चीज़ें मिलती हैं। भारत संविधान पर दो चीज़ें मिलती हैं, एक होती है समानता, एक होती है धर्मनिरपेक्षता। समानता मतलब अपनाने क्या, इन दोनों को अपनाने का क्या कारण था, ठीक है। समानता और धर्मनिरपेक्षता अपनाने क्या कारण था, कभी आपने सोचा है कि भाई समानता मतलब सबको समान दर SC ST आरक्षण क्यों दिया गया है, तो समानता के लिए दिया गया है ना, कि मतलब हर एक जो पुरुष हो महिला हो सब बराबर हो, समान अधिकार मिले, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम पे ऐसे था, या फिर जो आप एंशियंट टाइम पे देखोगे कि जो वो चार लोग थे, चार वर्ण थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो ब्राह्मण क्षत्रिय ज़्यादा अच्छे थे, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन जो शूद्र था वो क्या था, शूद्र के ऊपर अत्याचार किया जाता था। तो वही देखकर वो संविधान के टाइम पर जब मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भी ऐसे अत्याचार हो रहे थे, वही देखकर गवर्नमेंट ने ये रूल अपनाए, ठीक है। अपनाने का यही कारण है। विविधता अपनाने का कारण क्या है, विविधता या अनेकता जीवन किस तरह बेहतर बनाती है, विविधता या अनेकता जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। क्योंकि सोचने की जो इसकी क्षमता, विविधता की मतलब सोचने की जो क्षमता है, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रकार। विविधता में क्या होता है, अलग धर्म, अलग जाति, अलग प्रकार होते हैं, फिर भी जो इतने हमारा जो देश है वो इतनी विविधताओं वाला देश है। इतनी विविधता मतलब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं वाला देश कैसे बना है। लोग कई मामलों से भिन्न है, मतलब अगर जो आप देखो तो लोग कई मामलों से भिन्न है। जैसे अलग अलग देखें, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। अपनी क्लास में देखते होगे तो जो विविधता है, मतलब जो लोग हैं कुछ अलग अलग भिन्न होते हैं, ठीक है। आपके क्लास में जो आपके सहपाठी होते हैं वो कुछ ना कुछ उनमें भिन्न होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ वो अलग होते हैं। तो यही एक विविधता है, ठीक है। अब जैसे हिंदू अपना अलग त्यौहार मनाता है, मुस्लिम अपना अलग त्यौहार मनाता है, तो एक ये भी विविधता ही है, ठीक है। जैसे उदाहरण ले लो आप, ठीक है। इन विविधताओं के कारण ही भारत में विविधता है। मतलब क्या है कि विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन भी करते हैं। कैसे लोग कई एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न है। वे ना केवल अलग देखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों में भी आते हैं। मतलब जैसे कोई आपका उर्दू है, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं पंजाबी बोली जाती है, वो मतलब अलग अलग देखने में भी भिन्न नहीं, अलग अलग क्षेत्र से भी आते हैं, ठीक है। यही विविधता का कारण है।
विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, विभिन्न धर्मों का मतलब अलग उनके त्यौहार भी अलग होते हैं। और जो धर्म है वो अलग अलग धर्म, जैसे कोई हिंदू धर्म का पालन कर रहा है, कोई क्रिश्चियन धर्म का पालन कर रहा है, कोई मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है, तो अलग अलग धर्मों का पालन भी करते हैं। इन विविधताओं के कारण ही भारत में विविधता है। तो अब क्वेश्चन पूछ लेता है भारत में विविधता क्यों है, तो भारत में विविधता क्यों है, तो आप बता सकते हो कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, इन लोगों के कारण भारत में विविधता है। ठीक है, विविधता की समझ क्या है, लोग जिस जात में पैदा होते उसे बदल नहीं सकते। मतलब पहले क्या था, अभी भी वही है, अब तो चेंज हो गया है। पहले था जो एंशियंट टाइम पे, ठीक है, लोग जिस जात में पैदा होते थे उसी बदल नहीं सकते थे। ठीक है, जैसे शूद्र में पैदा होते वो शूद्र ही रहेंगे, ठीक है, उनको जो उनका जो काम होगा वही करेंगे। लेकिन उदाहरण लिए अगर आप कुमार के घर में पैदा हो, जैसे आप कुमार किसी एक कुमार के घर में पैदा हुए हो, ठीक है, तो आपकी जो जाति है कुमारी होती है और आप बस वही काम कर सकते हो, वही बन सकते हो। ठीक है, कोई व्यक्ति जात से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता। जैसे आप कुमार हो तो ठीक है, आपका काम क्या है, कुमार मटके बनाना, आप उससे मतलब वो काम चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी समझा नहीं जाता था। मतलब उसके अलावा किसी दूसरा जो ज्ञान था उसे जो शामिल करना जरूरी नहीं समझते थे वो लोग। ठीक है, यही विविधता कारण है। विविधता की समझ देखो, विविधता की समझ क्या है, विविधता है जात व्यवस्था, विविधता का एक उदाहरण देखो। ब्राह्मण, सबसे पहले चार वर्ण जो थे एंशियंट हिस्ट्री में पढ़े होगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो ब्राह्मण आया, ठीक है, फिर क्षत्रिय आया, फिर वैश्य आया, फिर शूद्र आया। तो ये क्या थे, विविधता कारण थे। ठीक है, अलग अलग समूह। ब्राह्मण मतलब पूजा पाठ करता, क्षत्रिय अत्याचार करने लगे, वैश्य भी अपने व्यापारी वगैरह होते थे, बेचारा बच्चा शूद्र। ठीक है, शूद्र बच्चे, इस बंटवारे का आधार भी लोग इस तरह का काम करते हैं। ठीक है, तो भारत में विविधता, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में एक ही तरह की चीज़ें हैं, केवल हमारे हमारे करने के तरीके अलग। अगर जो अब भारत में विविधता है, ठीक है, विविधता होने के बावजूद भी अगर जो आप देखो तो एक ही तरह की चीज़ें हैं। मतलब जैसे आप मुस्लिम भी भगवान को पूछता है, हिंदू भी भगवान को पूछता है। जैसे चाय की चुस्की है, चाय की मतलब चाय पीते हो जाके दुकान में, या तो क्या होता है कि विविधता में क्या होता है, हिंदू मुस्लिम मतलब चारों खड़े हैं, ठीक है, लेकिन कोई ग्लास से पी रहा है, कोई चुस्की वो कटोरी में डाल के पी रहा है। तो यही विविधता के कारण है, सेम यही विविधता है। ठीक है, तरीके इन लोगों के अलग अलग हैं। तो भारत में विविधता के बारे में जान लेते हैं। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, मतलब 200 साल पहले जब ट्रेन वगैरह इस यहाँ पे नहीं चलती थी, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग पे यात्रा करते थे। कैसे करते थे, व्यापार के लिए क्यों जाते थे। देखो उस टाइम पे भी, एंशियंट टाइम पे भी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि लोग व्यापार करते थे, ठीक है, बिजनेस करते थे, गाय पशुपालन वगैरह किया करते थे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, या फिर खाना पानी की तलाश में जाते थे। ठीक है, खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में भी जाते थे। ठीक है, सूखे और अकाल कब, जैसे मान लो कि यूपी में अकाल पड़ गया, तो ठीक है, तो यूपी से वो दूसरे मध्य प्रदेश की ओर चले गए। ठीक है, काम की तलाश में। और कभी कभी जैसे युद्ध हो जाता था, तो युद्ध, उस टाइम पे भी युद्ध हुआ करते थे। युद्ध क्यों हुआ करते थे, मतलब ज़मीन उपजाऊ करने। भारत में विविधता है, ठीक है, इन्हीं सब के कारण भारत में विविधता है। जैसे देखो नीचे आप इसमें देखो कि कुछ लोग कुर्ता पैजामा पहना खड़े हैं, ठीक है, कुछ लोग पैंट शर्ट पहने, सबकी अलग अलग विविधता है। तो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग विविधता है। ठीक है, यही विविधता है। अब आप लोग समझ पाएंगे विविधता है क्या। तो भारत में विविधता, लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। देखो जब क्या है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ठीक है, कोई भी है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, ठीक है, उसके रहन सहन में जो थोड़ा बदलाव आ जाता है, उसके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आया, कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते हैं, तो कुछ चीज़ें वे पुराने डरे जहाँ रह रहे हैं फिर चलते रहते हैं। ठीक है, पुराने डरे पर ही चलते रहते हैं। कुछ चीज़ें जो, जैसे अब इंडिया है, ठीक है, कोई बाहर से आया तो कुछ चीज़ें तो वहीं की रखेगा और कुछ अपनी अपना लेगा, ठीक है, मतलब यहाँ की अपना लेगा। तो यही होता है विविधता। इस तरह उनकी जो भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण मिल जाता है। देखो कहीं मतलब अब वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे उन्होंने बताया ये ऐसा है, तो उनके मतलब जो भाषा और भोजन में भी उनके जो मिश्रण मिलने लगता है। ठीक है, तो फिर बताओ विविधता क्यों है, मतलब जब इन सब कुछ होता है फिर भी विविधता मानी जाती है।
उनकी संस्कृत और नए जगह की संस्कृत में आदान प्रदान होता है। मतलब क्या, जो हमारी सबसे पुरानी भाषा संस्कृत थी, ठीक है, और उनकी संस्कृत हमारी संस्कृत में भी आदान प्रदान होने लगता है और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृत उभरती है। ठीक है, आप ये मैप में देख लो, ये पूरा इंडिया है, ठीक है। भारत में विविधता, ये देखो कहीं पे आपका दूसरा पाकिस्तान सॉरी गुजरात है, कहीं राजस्थान है, ये सब विविधता ही के कारण तो है। कहीं मतलब दूसरा राज्य बसा हुआ है, कहीं कुछ बसा हुआ है, तो ये सब विविधता के कारण है। तो भारत में विविधता, भारत में अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से भी विविधता उत्पन्न होती है। जैसे देखो, भारत में अलग अलग भौगोलिक स्थितियों से विविधता कैसे उत्पन्न होती है। जैसे किसी क्षेत्र में क्या बोलते हो आप, बर्फ़ गिरती है, ठीक है, और किसी क्षेत्र में आपका सूखा रहता है, तो ये भी बर्फ़ मतलब एक विविधता उत्पन्न होने के कारण है। कहीं पे अच्छे से क्या बोलते हैं विकास होता है, कहीं पे नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले में बड़ा फ़र्क है। समुद्र के रहने वाले मतलब केरल के पास, और पहाड़ी इलाकों मतलब जम्मू कश्मीर के पास में रहने वाले में बड़ा फ़र्क है। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा। मतलब क्या होगा, देखो वहाँ की कपड़ों और खान पान की आदतों में भी फ़र्क नहीं है, बल्कि जिस तरह काम कर देंगे वे भी अलग होंगे। मतलब उनकी काम करने की जो कला होगी वो भी अलग होगी। देखो आप देख लेते हैं, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग एनसीईआरटी खोल के भी देख लेना। मतलब ये मैंने सॉल्व करके नोट्स बना दिए हैं, बिल्कुल वही है, ठीक है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रट्टा मारोगे पढ़ोगे, इससे बेटर है कि आप अच्छे से वीडियो समझ लो, ठीक है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी लिंक पे, डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो आइए, भारत के दो भाग हैं, लद्दाख और केरल। भारत के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। जो मतलब एक है आपका ये पहाड़ी वाला एरिया, एक है आपका ये बर्फीला एरिया। तो लद्दाख और केरल के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख और केरल के उदाहरण में के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक तथा भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। क्या आपने सोचा है मतलब कि जो विविधता है, ठीक है, विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो देखो देखते हैं। लद्दाख, ये लद्दाख दिख रहा है, ठीक है। लद्दाख जहाँ जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बड़ा एक रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ यहाँ पर बहुत कम खेती संभव है। मतलब क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ गिरती रहती है, ठीक है, तो यहाँ खेती भी संभव है। क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। तो जब मतलब ये लोग पानी पीते हैं, तो जब हल्की हल्की गर्मी पड़ती है, तो ये जो पानी बर्फ़ का पानी होता है वो ढक के लेते हैं, ठीक है। पीने के लिए पानी लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, वो ढक लेते हैं, उसी से पीते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है, ठीक है। पश्मीना ऊन मतलब जो बोलते हैं साल बनाने के लिए सबसे अच्छा ऊन होता है। और ये ऊन क्या करते हैं, ये ऊन आप बेच आते हैं आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। वहाँ से मतलब व्यापारी वगैरह बेच आते हैं। वो पश्मीना जो साल होगा वो बहुत महंगा साल होता है, ठीक है। अब केरल देखो, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। केरल भारत के दक्षिणी और पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक तरफ जो केरल है वो देखो मैप में आप देख लो, केरल कहाँ है, सॉरी का यूज नहीं हो। केरल देखो, एक तरफ समुद्र और एक तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब ये जम्मू कश्मीर देख लो, लद्दाख देख लो, ये भी का वही हाल। तो यहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह है, ठीक है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मामले जैसे के मसाले, मतलब इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वहाँ पर अनेक प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची आदि उगाए जाते हैं। देखो काली मिर्च वगैरह जो यूरोपीय आए थे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, यूरोपियन वगैरह आए थे, तो उन्होंने भारत से क्या ले जाते थे, ठीक है। उसके लिए जो भारत को बहुत अच्छा दाम दिया करते थे, बहुत ज़्यादा सोना चांदी दिया जाता था, तो काली मिर्च ले जाते थे। क्योंकि क्या है, यूरोपियन कंट्री में जो मांस मतलब वो लोग ज़्यादा खाते हैं और वहाँ पे काली मिर्च नहीं है, ठीक है, काली मिर्च नहीं है। तो काली मिर्च वगैरह मसाले जो हमारे यहाँ से ले जाते थे वो अभी भी ले जाते हैं। तो सबसे पहले वो केरल आए थे, ठीक है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार की काली मिर्च, लोग इलायची वगैरह उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। अब देखो
कोई भी क्षेत्र हो, अगर जो वहाँ पे कुछ आपका व्यापार अच्छे से हो रहा है, ठीक है, तो जो व्यापारी होंगे उनके लिए वो क्षेत्र होगा बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। मतलब वो वहाँ पे आएंगे, तो वहाँ पे आएंगे तो आयात निर्यात होगा, अच्छे से विकास होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, बंदरगाह वगैरह बनेंगे, ताकि वो किस माध्यम से आएंगे, बंदरगाह से आएंगे, ठीक है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर जो कभी पूछे कि केरल केरल के जो क्वेश्चन पूछ लेता है मतलब नॉलेज के लिए, तो केरल में सबसे पहले कौन आए थे, तो अरबी और एवं यहूदी लोग आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, ईसा मसीह के मतलब ईसा मसीह के जो धर्म का प्रचार करने के लिए धर्मदूत आए थे, धर्मदूत संत थॉमस, ठीक है, लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए, 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो अब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है, तो संत थॉमस को, जो 2000 साल पहले आए थे, ठीक है। अब लद्दाख देखो, लद्दाख में ये ऊन कीमती है, इसलिए पासमीना साल बड़ी महंगी होती है। ये क्या है, ये ऊन बहुत महंगी होती है, ठीक है। जो ये मतलब बकरी पालते हैं लद्दाख के लोग, ठीक है, लद्दाख के लोग, वो उसकी जो खाल क्या बोलते हैं, जो उसके ऊन होती है, ठीक है, वो बेच जाते हैं जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में बेच के तो जो पश्मीना साल बनाई, वो मतलब साल क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसी वजह से बहुत महंगी होती है, ठीक है। लद्दाख के लोग इस ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को बेच जाते हैं, कश्मीर के व्यापारियों को क्या करते हैं, बेच देते हैं। कश्मीर में पाशमीना सालें बुनी जाती है, मतलब कश्मीर में पाशमीना सालों को बुन लेते हैं, बुनने के बाद यहाँ के जो मतलब बेच देते हैं। कश्मीर में सालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे याक, भेड़, बकरी वगैरह पालते हैं, तो यहाँ पे ये मक्खन, चीज़, ये सब चीज़ें खाते हैं, ठीक है। हर एक परिवार के पास कुछ गाय और बकरी और याक होते हैं, ठीक है। अब केरल क्या है, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। मतलब वहाँ पे देखो, अब आपके ये आ रहे हैं व्यापारी वगैरह, ठीक है, अन्य अन्य प्रकार के, तो मतलब वहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग भी मिल जाएंगे, ठीक है, जिनमें यहूदी, इस्लामी, चीन के व्यापारी भी केरल आए, चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो इस जाल इस्तेमाल किए जाता है, मतलब जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल होता है, वो चीनी जालों से हूबहू मिलता है। मतलब जैसा अपने यहाँ केरल में इस्तेमाल होता है, वैसे ही चीन में मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल होता है। तो केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। अब देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, केरल किस खेती के लिए ज़्यादा की ज़मीन ज़्यादा फेमस है, तो केरल की जो ज़मीन है वो चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। और वहाँ, ठीक है, केरल अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। केरल क्या है, केरल में अरब से कई व्यापारी आकर, व्यापारियों को आने का बसने का रीज़न क्या था, क्योंकि उन्हें मसाला ले जाना होता था। अब मसाला ले जाना होता था, वो क्या करते, तो उन्होंने सोचा कि यहीं पे बस जाए, तो वहाँ से जो हमारे व्यापारी आएंगे तो वो कोठी टाइप बना ली, ठीक है। तो अच्छे से व्यापार सस्ते दाम पे ख़रीद के और अपने देश ले जाते थे, ठीक है। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा है। मतलब मुसलमानों के जीवन के बारे में बताया कि यहाँ पे जो केरल में इनकी क्या पोजीशन थी, ठीक है, उनके बारे में बताया है। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। मतलब वास्को डी गामा सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाल, पानी के रास्ते से वास्को डी गामा भारत में आया, ठीक है। तब पुर्तगाली लोग जान पाए यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता। तुलना, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है। मतलब भौगोलिक जो स्थितियाँ हैं वो अलग है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी है, वहाँ पे ठंडी है, ठीक है। वहीं हम यह भी देख सकते हैं, दोनों क्षेत्र के इतिहास एक ही प्रकार की संस्कृति मतलब अलग है, लेकिन वहाँ पे भी क्या ये आपके व्यापारी वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, अन्य प्रकार के। तो जो इतिहास है, दोनों क्षेत्र के इतिहास है और सांस्कृतिक प्रभाव एक ही मिल जाते हैं, ठीक है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब
से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। मतलब दोनों व्यापारी आए, क्योंकि चीज़ वहाँ भी ठंड के मौसम में तो वो जम्मू कश्मीर से जाके ये आपकी ऊन ले जाते थे, ठीक है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ने ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह यह पता चलता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन उसके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता होता है। मतलब क्या होता है, इसी तरह ये पता चलता है किसी मतलब कोई सांस्कृतिक जीवन है, ठीक है, उसके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता। अगर जो वहाँ पे अच्छे से विकास नहीं होगा, अच्छी सी मतलब चीज़ें नहीं होंगी, तो वहाँ पे आदमी जाएगा नहीं। तो विविधता में एकता, भारत की विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। मतलब भारत में विविधता है, अनेकता है, लेकिन जो है उसकी ताकत का स्रोत माना गया। देखो कैसे, जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई उठाई थी, लड़ाई करना स्टार्ट किया था, ठीक है, कि भगाओ अंग्रेज़ों को। तो यही विविधता के कारण है, ठीक है, कि मतलब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन एकता में अनेकता है, ठीक है। तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल। भारत में जब स्वतंत्रता मिली है तो उसमें ये नहीं है कि कौन से कास्ट के हैं, कौन से, मतलब अलग अलग धर्म के लोग शामिल रहते हैं, ठीक है। तो विविधता जो हमारे देश में बहुत अच्छी चीज़ देखी जाती है। तो उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, वे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया है। तो विविधता में एकता क्या है? विविधता में अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों से फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है। अंग्रेज़ों ने क्या सोचा कि वो मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर फूट डाल दें उसमें, क्योंकि इनमें बहुत विविधता है, लेकिन अगर वो आपस में लड़ेंगे तो हम अच्छे से राज कर पाएंगे, और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला लिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई उनके लिए सबके लिए एक है, ठीक है। विविधता में एकता, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी। मतलब क्या है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया, ये यूपीएससी में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा विविधता के अर्थ पे क्या लिखा गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन, अनेकता में एकता का विचार हमें दिया, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। तो देखो कुछ लोग कमेंट आ रहे हैं कि ये ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, ये आप सबके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर जो आप इसकी तैयारी कर रहे हो, फिर आपको कोई प्रेफर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं बताऊंगा, उसे पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन वो भी एनसीईआरटी की बात हो। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।